बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लैब में डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं सुमेरा सलीम। नाज़रीन, लकी मरवत में सिक्योरिटी फोर्सेस ने खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए 8 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। सिक्योरिटी अदारे मुल्क भर में दहशतगर्दी के खिलाफ मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ उन्होंने जारी रखी हुई हैं। इन हालात में पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान अहम मुज़ाकरात कल तुर्किया में होने जा रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि पाकिस्तान में सी-पैक के दूसरे मरहले में दाखिल हो रहा है। इलाकाई रवाबित और मुआशी ताउन से खित्ते में इस्तेहकाम का नया दौर शुरू हो सकता है। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने अमन के लिए तिजारत का पैगाम दिया। उन्होंने कहा है कि सी-पैक जो है दूसरे मरहले में दाखिल हो रहा है। इस हवाले से उन्होंने खित्ते के दीगर ममालिक को भी सी-पैक से फ़ायदा उठाने का मशवरा दिया है। सी-पैक 2 इम्पॉर्टेंट है, दूसरा मरहला उसका। और ये कल जो मुज़ाकरात होने जा रहे हैं जी, इसमें ज़ाहिर है कि वज़रा तो नहीं गालिबन वहाँ जा रहे, लेकिन टेक्निकल टीम्स इस्तांबुल में होंगी दोनों साइड पे। दोनों साइड से सफारतकार भी होंगे, सिक्योरिटी हुकाम भी होंगे, और उसमें मुस्बत पेशरफ्त आगे की तरफ कशीदगी जो है। ऑल्दो कि आज शहादतें हुई हैं, फिर दहशतगर्दी के वाक़यात पेश आए हैं, लेकिन यह है कि अफ़गानिस्तान के साथ मामला जो है वो एक बेहतरी की तरफ जा रहे हैं और जाने चाहिए। ये पिछले दिनों जो कशीदगी थी। दूसरी जो बात है वो ये है कि अब ये 10-12 दिन 15 दिन बड़े फैसला कौन है। दुनिया में भी बहुत कुछ होने जा रहा है। पाकिस्तान में आगे देखें सियासत किस तरह क्या रुख अख्तियार करती है, लेकिन किसी भी जगह से इस वक्त नक्शे को देखना शुरू करें तो इम्पोर्टेंट इंतहाई अहम वाक़यात सामने आ रहे हैं। जब कनाडा से शुरू करते हैं, मार्क कार्नी। कनाडा में ओटावा जो है, ओटावा सबसे बड़ा उनका प्रोविंस है कनाडा का, और जो वहीं पर ये टोरंटो भी वहीं पे, ओटावा भी वहीं पे है। तो वहाँ पे जो है वो उनके अब जो वहाँ पे एक इश्तिहार चला, और उस इश्तिहार में जो है वो कुछ ऐसा हुआ कि प्रेसिडेंट रेगन ने 1987 में एक तकरीर की थी, और 1987 में एक तकरीर उन्होंने की थी, और उसमें कहा था कि टैरिफ्स अगर लगते हैं तो उसका नुकसान जो है वो बहुत ज़्यादा होगा अमेरिकन वर्कर्स को। अमेरिकन प्रेसिडेंट ने ये कहा था कि अगर टैरिफ्स हमारे लगे कनाडा के साथ और जो भी मामला खराब हुए तो नुकसान अमेरिकी वर्कर्स को होगा। अब जनाब वो उनके 1987 में जो प्रेसिडेंट रोनाल्ड रेगन ने तकरीर की थी, उसका एक क्लिप उठा के ओटावा के जो वहाँ के गवर्नर कह लें या जो भी वहाँ के ज़ाहिर है कि सूबों में वहाँ पे खुद मुख्तारी है काफ़ी, उन्होंने जनाब उसका इश्तिहार बना के 1 मिनट का चला दिया। और वो ऐसे लग रहा है कि जनाब उसमें प्रेसिडेंट रेगन जो है वो उनके सामने कनाडा के परचम लहरा रहे हैं, अमेरिका के परचम लहरा रहे हैं उस इश्तिहार में, और उसमें अवाम बड़ी तादाद में जमा है, और वो एक इश्तिहार उन्होंने 1 मिनट का चला दिया। अब उस इश्तिहार को चलाने से एक दिन पहले जो मार्क कार्नी है, जो कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म है, उन्होंने कौम से खिताब में कहा कि हमें मुकम्मल तौर पे अमेरिका के ऊपर डिपेंड नहीं करना चाहिए, और हमें दूसरे ममालिक की तरफ भी अपनी ट्रेड देखनी चाहिए। ये उन्होंने बात की। उसके बाद जो है फौरी तौर पे कुछ ही देर के बाद प्रेसिडेंट ट्रंप ने सोशल ट्रूथ पे मैसेज डाला कि कनाडा चीटेड सेकंड, कनाडा चीटेड एंड गॉट कॉट। कनाडा ने धोखा दिया और रंगे हाथों कनाडा पकड़ा गया, और उनके साथ जो है वो फ्लॉरिडा टुक अ बिग गाय सेइंग दैट रोनाल्ड रेगन डिड नॉट लाइक टैरिफ्स, एक्चुअली ही लव टैरिफ्स फॉर आवर कंट्री एंड इट्स नेशनल सिक्योरिटी। कैनेडा इज ट्राइंग टू, एक इश्तिहार के ऊपर प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो है वो कनाडा के साथ तमाम तर जो टैरिफ की डील्स हो रही थी उनको तोड़ दिया, ख़त्म कर दिया, बंद कर दिया कि कोई डील कनाडा के साथ नहीं होगी। ये इश्तिहार जो चला रहे हैं ये, और जिसमें ये गलत बात कर रहे हैं कि इस इश्तिहार को चलाने पे, अब ये जो स्पीच है ये थी उनकी स्पीच,
इस स्पीच ये अच्छा रेडियो पे ये स्पीच थी, तो इस स्पीच का वो हिस्सा लगा के उसका स्टार बना के उन्होंने चला दिया प्रेसिडेंट रेगन की स्पीच का। इसके ऊपर जो है वो एक हिस्सा, तो इसके ऊपर उन्होंने कनाडा से मुकम्मल तौर पे तिजारती जो मामला थे वो ख़त्म कर दिए। माकानी जो है ये अभी इसी महीने 2 मुलाकातें गालिबन इनकी प्रेसिडेंट ट्रंप से हो चुकी हैं अक्टूबर में ही। एक तो इनकी मुलाकात हुई थी जब ये वाइट हाउस में हुई थी मुलाकात, और वाइट हाउस में मुलाकात हुई थी तो वो ठीक थी मुलाकात, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं हुआ था, टैरिफ्स के ऊपर कोई डील हो नहीं पाई थी सही वाइट हाउस की। दूसरी शर्म शेख में हुई थी, 2 मुलाकातें हुई ना, एक तो ये शर्म शेख जो हम जिसको देख रहे हैं, एक वाइट हाउस में हुई थी इससे पहले जिसमें कनाडा से वो आए थे, और उसमें इन दोनों की मुलाकात भी हुई थी। 2 मुलाकातें हुई। जो मुलाकात वाइट हाउस में हुई वो अच्छी गई, उसमें कोई बदमज़गी नहीं हुई, लेकिन ये कि वो प्रेसिडेंट ट्रंप 51st स्टेट और गवर्नर और ये जो भी कह चुके हैं माजी में, वो कनाडा के साथ उनके ताल्लुकात कोई बहुत अच्छे नहीं जा रहे। अब तो बिल्कुल ही उन्होंने सारा टेरिफ डील तोड़ दिए। फिर ये शर्म शेख में भी थे कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, वहाँ पर भी उन्होंने जब बात की तो उन्होंने कहा वेयर इज़ कनाडा ऐसे करके, फिर उन्होंने कहा प्रेसिडेंट ऑफ कनाडा कह दिया था। तो उसके ऊपर वो माइक पे जवाब देते हुए माइक से आवाज़ चली गई थी, उन्होंने कहा कि अच्छा मुझे ट्रंप साहब ने अपग्रेड कर दिया है प्रेसिडेंट, में तो प्राइम मिनिस्टर हूँ। तो वो मीडिया में चली गई थी बात। अच्छा प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी सुन ली वो बात कि मेरे बारे में ये बात हुई, बार उन्होंने कोई बात नहीं की। अब ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने कनाडा के साथ ताल्लुकात अपने टैरिफ के तोड़े हैं, और उस दिन तोड़े हैं जब मार्क कार्नी जो हैं वो भी एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा वो मलेशिया के लिए रवाना हो गए हैं, और वो आसियान समिट में शरीक होंगे। वो आसियान समिट जिसमें शिरकत के लिए किसी भी वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप रवाना होने जा रहे हैं, ये नहीं दोनों लोग फिर मलेशिया में होंगे आसियान समिट में। और आसियान समिट जो है वो फिर उसमें जाहिर है वो कोलंबिया और कंबोडिया और थाईलैंड और वो सारे मामलात, और इनकी शायद बायलैटरल मुलाकात ना हो पाए, किसी से भी नहीं हो रही गालिबन। प्रेसिडेंट ट्रंप सिर्फ अनवर इब्राहिम से मिल रहे हैं, बाकी रहनुमाओं के साथ शायद हैंडशेक या ऐसे कोई आसियान की मुख्तसर सी उनकी मुलाकातें हो जाएं। अभी तक ये कंफर्म हो गया कि वो आ रहे हैं आसियान, और उसके बाद वो आसियान मलेशिया से, अच्छा आसियान की समिट एक और लिहाज से तारीखी इसलिए है कि 10 मेंबर आसियान में एक 11वां मुल्क शामिल हो रहा है। 10 साल कोशिश की है उस मुल्क ने, और वो है ईस्ट तिमोर। ईस्ट तिमोर जो है वो 11वां रुकन बनने जा रहे हैं आसियान ममालिक का। अगर हम मैप देखें तो ईस्ट तिमोर जो है वो ये जब यहाँ पे कॉलोनाइजेशन हुई ना, यूरोपियन कॉलोनाइजेशन, तो ये जो जजायर है ना, जो एक इंडोनेशिया का बड़ा मिसाल के तौर पे बहुत सारी जजायर, तो यहाँ कहीं पुर्तगाल आ गया, कहीं बरतानिया आ गया, कहीं डच आ गए। तो ये जो इंडोनेशिया का है ना सिलसिला, उसमें जो ईस्ट तिमोर वाला हिस्सा है ना वो पुर्तगाल था, और जो जहाँ पर अब इंडोनेशिया है वहाँ पर जो है वो डच थे। तो डच और पुर्तगालियों के दरमियान 1914 में एक मुआहदा हुआ था कि यहाँ तक आपका हिस्सा है और ये हिस्सा हमारा है। वही आगे जाके जब यहाँ से पुर्तगाल निकला तो ये 50s में और 60 वो निकला यहाँ से, तो इंडोनेशिया ने यहाँ पर जो है वो इंडोनेशिया की आर्मी आ गई यहाँ पे, ठीक है। ये 60s 70s उसकी बात हो रही है, और 90s तक रही इंडोनेशिया की आर्मी, और उन्होंने इसको अपना सूबा डिक्लेयर कर दिया। और यहाँ पर लेकिन वो आज़ादी के लिए मसाइल चलते रहे। उसके बाद यूनाइटेड नेशंस ने इंटरवीन किया, और फिर ये कि कुछ अरसे तक अबूरी सेटअप आया अक़वाम मुत्तहिदा का, फिर उन्होंने इसको मुल्क तस्लीम कर लिया। ये साउथ ईस्ट एशिया का सबसे गरीब मुल्क है, पूरेस्ट है ये ईस्ट तिमोर, और ये इसका लैंड अगर आप देखें तो ये बिल्कुल इंडोनेशिया के साथ मिलता है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि ये डच और पुर्तगाल 2 कॉलोनीज के दरमियान ये पूरा जजीरा एक बड़ा फंस गया था। वैसे तो जजायर ही जजायर हैं, अगर इंडोनेशिया के वैसे आप देखें तो इसमें बहुत जजायर हैं, ठीक है ना। इवन इंडोनेशिया के 2 हिस्सों को भी पानी करता है, लेकिन मैं इस वक्त मेनलैंड की बात कर रहा हूँ। तो ये 11वां रुकन बनने जा रहा है ईस्ट तिमोर। उसके बाद वो जो है वो जाएंगे साउथ कोरिया, पहले जापान फिर साउथ कोरिया, प्रेसिडेंट ट्रंप और साउथ कोरिया कंफर्मेशन हो गई।
और साउथ कोरिया में उनकी मुलाकात जो है वो होने जा रही है प्रीमियर शी जिनपिंग से। और प्रीमियर शी जिनपिंग से उनकी मुलाकात जो है वो बहुत अहम है जी। और उस मुलाकात में अभी तो वहाँ तैयारी हो रही है कि किम जोंग उन जो है वो भी वहाँ पे होंगे, उनसे भी मुलाकात होगी। आज रशिया में लड़ते हुए जो नॉर्थ कोरिया के जो फौजी हैं वो जो अपनी जानों से गए हैं, उनकी याद में एक बड़ी तकरीब हुई है वहाँ पे नॉर्थ कोरिया में, और उसमें प्रेसिडेंट किम जो है वो खुद शरीक थे। और वो उन्होंने मैसेज ये दिया, 2-4 उन्होंने मिसाइल भी दाग दिए बीच में प्रेसिडेंट ट्रंप के आने से पहले पहले। लेकिन ये है कि ये मुलाकात जो है ये जाहिर है कि उन्होंने उससे पहले ही शो किया कि मैं जो है वो प्रेसिडेंट पुतिन के कितना साथ हूँ और चाइना के हम कितना करीब हैं। तो इस पूरी सिचुएशन में अब प्रीमियर शी से मुलाकात होने जा रही है और चाइना ने भी कंफर्म कर दी है प्रीमियर शी जिनपिंग के साउथ कोरिया में आने का, और उधर से प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी, तो किसी भी वक्त ये भी फ्लाई कर जाएंगे और उधर से। तो ये अगला हफ्ता, ये वीकेंड जो है, बस ये आप समझे ना कि अगले यानी ये संडे को, ये संडे मंडे, ये अगले जो पूरा हफ्ता है इसमें शी जिनपिंग प्रेसिडेंट ट्रंप कहाँ पे मुलाकात हुई, कहाँ पे। अच्छा, इसमें इससे पहले कि मैं आगे बात को बढ़ाऊं, जो इंडिया के साथ मामला जो हैं वो टैरिफ डील्स हो रही हैं, एक पहुंचा है अमेरिका का, लेकिन तलखी बरकरार है। और उसकी वजह से मैं ये 42nd हिंदुस्तान टाइम्स कोट कर रहा हूँ कि नो डील विद अ गन टू अवर हेड। ये 42nd उन्होंने जो इंडिया से मुज़ाकरात करने वाली टीम है, उन्होंने कहा है कि हम हमारे कनपट्टी पे पिस्तौल रख के जो है ना हमसे डील ना करवाओ, ठीक है। ये उनके पीयूष गोयल हैं, उन्होंने ये कहा है। और ये 45th यही बयान फिर मैं इंडिया टुडे को कोट कर रहा हूँ, डोंट डू डील विद गन ऑन आवर हेड। ये उन्होंने ट्रेड टॉक्स विद यूएस के दौरान उन्होंने कहा कि हमारी कनपट्टी पे पिस्तौल रख के हमसे डील ना करवाओ। और उसके साथ ही आज एक बहुत ही हैरान कुन, मैं अभी और बहुत कुछ हो रहा है लेकिन ये इसको मैं डिस्कस करूँ, एक बहुत बड़ी एक रिपोर्ट, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट आज वॉशिंगटन पोस्ट में शाये हुई है, और वो है इंडिया 3.9 बिलियन प्लान टू हेल्प मोदीज मुगल एलाई आफ्टर यूएस चार्जेस। अच्छा, ये एक इतनी खौफनाक रिपोर्ट है, पूरी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट है, ये कई पेजेस, इसका ये मैंने प्रिंट आउट निकाल के पूरा मैं पढ़ा है। ये बहुत एक जामे रिपोर्ट है जिसमें वो कहते हैं कि इंटरनल डॉक्यूमेंट्स ये बता रहे हैं कि किस तरह से गौतम अदानी, जो कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी के दोस्त हैं, उनका बिजनेस जब तबाह हो गया तो किस तरह से इंडियन टैक्स पेयर्स के पैसों से ये, इसकी हम इसको देखें शुरू में अगर हम देखें कि डेट वॉज पाइलिंग अप क्विकली, दिस विस्परिंग फॉर गौतम अदानी के लिए जो है वो मसाइल खड़े हो रहे थे, और कहीं पे उनकी जो है वो कोल माइंस, एयरपोर्ट, सी पोर्ट, ये सारे तबाह हो रहे थे, सेकंड रिचेस्ट मैन। अब ये हुआ कि 90 बिलियन का उनको खसारा जा रहा था, और वो उसके ऊपर इल्जाम लगे हुए थे अमेरिकन अथॉरिटी की तरफ से ब्राइबरी और फ्रॉड के लास्ट ईयर जो लगे हुए थे। लेकिन फिर वो आगे जो बात कर रहे हैं वो बड़ी अजीब है। बट द इंडियन गवर्नमेंट वॉज क्राफ्टिंग इट्स ओन एड प्लान, और वो प्लान क्या था कि इंटरनल डॉक्यूमेंट्स ऑब्टेन एक्सक्लूसिवली बाय द वॉशिंगटन पोस्ट डिटेल हाउ इंडियन ऑफिशियल्स ड्राफ्टेड एंड पुश थ्रू अ प्रपोजल in May to steer up 3.9 billion in investments to Adani's businesses from Life Insurance Corporation of India, या LIC, state-owned entity primarily responsible for providing life insurance to poor and rural families। जिन गरीबों को पैसा देने की वो जिम्मेदारी थी, उसमें से 3.9 बिलियन उठा के उन्होंने अदानी के, यानी लाइफ इंश्योरेंस का पैसा अदानी को दे दिया कि तुम्हें नुकसान हो रहा है, 3.9 बिलियन। ये वॉशिंगटन पोस्ट की इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट है। और फिर उसके बाद वो कहते हैं कि ये पूरा जो है फाइनेंस किया LIC की तरफ से। 30 मई को उन्होंने कहा कि ये आप पढ़ते जाएं डॉक्यूमेंट्स को, और फिर उसके बाद जो है डॉक्यूमेंट इंटरव्यू शो हाउ इट वाज वन पीस ऑफ लार्जर प्लान बाय टैक्स पेयर्स टू डायरेक्ट टैक्स पेयर्स मनी
अब आप देखें ना, टैक्स पेयर्स के पैसों से जो है वो मुल्क के सबसे बड़े पॉलिटिकली वेल कनेक्टेड बिलियनर्स को पैसे दिए जा रहे हैं। और अदानी का क्लाउड कितना ज्यादा है हुकूमत में, और उनके ये वॉशिंगटन पोस्ट ने आज, मैंने आपसे कहा ना, मैं इसको पूरा पढ़ें आप तो अब सर धुने कि ये आखिर ये क्या हुआ, और ये मई में हो रहा है। मई में 3.9 बिलियन, और डॉक्यूमेंट्स उनके पास मौजूद हैं। और ये जो उन्होंने लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, ये बड़ी हैरानकुन बात है, ये कैसे इंश्योरेंस के पैसे उसको कैसे दे सकते हैं, ये बड़ी बड़ी अजीब गरीब बात है ये। और ये जो है, ये लाइफ इंश्योरेंस ने उसमें स्टेक्स खरीद लिए थे, उन्होंने कहा ये हमारे स्टेक्स हैं, या उधर कर देते हैं, ये कर देते हैं। ये फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एडवाइस किया, ये उन्होंने उधर पैसे दे दिए। ये टैक्स पेयर्स को पैसे, जो टैक्स पेयर्स के पैसे थे अवाम के लिए, जो होता है ना कि आप खैरात वगैरह के या अपनी जो भी उनका सिस्टम है उसमें से टैक्स वगैरह कट जाता है, उसमें से फिर वो इंश्योरेंस के पैसे होते हैं, वो इंश्योरेंस के पैसे उठा के 3.9 बिलियन, नॉट मिलियन, बिलियन विद अ बी उन्होंने अदानी को दे दिए। अदानी कह रहे हैं मैं तो अमीर हो गया हूं, मेरा तो नुकसान खत्म हो गया। तो ये एक बहुत बड़ा ह्यूज स्कैंडल जो है ये इंडिया के अंदर पनप रहा है, और बड़ी मेरे लिए हैरानकुन बात है कि इन हालात में ये मतलब बहुत ही मेगा स्कैंडल जो है ये इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए आ रहा है। और इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी, मुझे नहीं पता कि ये पैदर पे, क्योंकि वो आसियान भी नहीं जा रहे, और वहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि ऑयल भी ख़त्म हो जाएगा रशिया का, तो फिर ये गन पॉइंट पे हमसे डील ना कराओ, ये ना कराओ। तो वो एक बड़ी अजीब सी आइसोलेशन में चली गई है इंडियन गवर्नमेंट। लेकिन उससे निकलना होगा, भारत एक बहुत बड़ा मुल्क है, कैसे निकलते हैं ये मुझे नहीं पता। मैं तो कई सालों से इनको कह रहा हूँ कि इनका अमेरिका के साथ कोई ये क्वाड और ये सारी चीज़ें फजूल है। दूसरी आप अजेंद्र मैकार्नी के साथ जो अमेरिका ने किया है इस वक्त, उसके एक और एंगल भी है, और वो एंगल ये है कि मैकार्नी जो है वो भी एपेक में होंगे ना, वो भी आसियान में होंगे और एपेक में भी होंगे। मैकार्नी जिनका ट्रम्प से पड्डा हो गया, उनकी शी जिनपिंग से मुलाकात है। एक तासुर ये मार्केट्स में तय पा रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने मैकार्नी से कहा है कि तुम जो जरा शी जिनपिंग और जो प्यूटिन के साथ उनके मामला चल रहे हैं ना, तो तुम जरा चाइना की तरफ और उस तरफ भी जाओ। चाइना के ताल्लुकात थोड़े से प्लस माइनस चल रहे हैं कनाडा के साथ, लेकिन अच्छे भी हैं। ज़हन में रखें, आर्कटिक के अंदर मैं बहुत पहले बात कर चुका हूं कि वो आइस ब्रेकर जो लगे हैं वो कनाडा से जो है वो चाइना, सबसे पहले जो रूट खुला था वो चाइना और कनाडा के दरमियान तिजारत शुरू हुई थी आर्कटिक के अंदर से। और अभी जो अलास्का में ये सारी मुलाकातें हुई हैं, तो उसमें आर्कटिक के अंदर ही, बेरिंग सी के अंदर ही वो सुरंग बनाने की, सुरंग और सुरंग के वो जो ट्रम्प प्यूटिन, ये आप ध्यान में रखें कि प्यूटिन और ट्रम्प का कोई झगड़ा नहीं है। ये टोमाहॉक्स और ये सारी बातें साइड पे रखे, ईयू डिवाइड हो गई है कि वो जो 140 बिलियन डॉलर हमने रोके हुए थे तो वो यूक्रेन को दें या ना दें। बेल्जियम खड़ा हो गया तो वो पैसे भी अब वो यूक्रेन को नहीं दे रहे। वो पहले था ना पैसे देंगे तो असला खरीदेंगे, तो वो फ्रोजन फंड में से तो वो भी नहीं दे रहे। तो ये एक बड़ी सूरत हाल ऐसी है जो यूरोप में सारी पेश आ रही है। और इसी दौरान जो है प्रेसिडेंट ट्रंप ने 2-4 मैसेज तो भेज दिए हैं नेतन्याहू को। 2-4 तो भेजे हैं ना, उसको तो अंडर बस फेंक दिया उठा के, यानी कि उसको जेलेंस्की को तो फेंक दिया ना बस के नीचे उठा के कि वो तुम्हें टोमाहॉक्स भी नहीं मिलेंगे और तुमने अगर लेने हैं तो लो, और वहाँ से स्टॉर्म वो जो डेजर्ट, वो जो शेडो स्टॉर्म है उनको चलाओ, जो करना है करो, लेकिन इसको जो है ये हम नहीं करेंगे। एक तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने कल जो बात की थी मरवान बरगोती के हवाले से, उसको मैं यूएई का आज जो प्रोमिनेंट उनका है जरीदा, उसे कोट कर रहा हूँ। 27 ट्रंप सेज कि ही विल बी मेकिंग अ डिसीजन ऑन इजराइल्स रिलीज ऑफ पैलेस्टीनियन लीडर बरगोती, मरवान बरगोती के हवाले से। और मरवान बरगोती के हवाले से प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं उनसे जो उनकी अहलियाँ हैं फदवा, उन्होंने बराह रास्त अपील की है कि मेरे शौहर को वहाँ से रिहा किया जाए, रिहा करवाया जाए प्रेसिडेंट ट्रंप से। और प्रेसिडेंट ट्रंप इस वक्त काहिरा में मुज़ाकरात हो रहे हैं। मुज़ाकरात के साथ जमा हैं फ़लस्तीनी अथॉरिटी भी जमा है, इस्लामी जिहाद के लोग भी जमा हैं, हमास के लोग भी जमा हैं, सब काहिरा में सारे जमा हैं। और वहाँ पर यह तय पा रहा है कि अब अल्टीमेटली आगे किस तरह से बढ़ना है, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो सेकंड
फेज को शुरू कर चुके हैं। मार्को रूबियो पहुंच गए हैं, जेडी वेंस चले गए हैं, कल जाने से पहले जेडी वेंस जो बात कर गए और टाइम्स में जो बात आ गई वो सारी आ गई। अच्छा, लेकिन ये है कि उसमें जो एक बात है कि 18 नवंबर तय हुई है सऊदी वलीअहद और वज़ीर आज़म की तारीख प्रेसिडेंट ट्रंप से मुलाकात की। 18 नवंबर से पहले बहुत कुछ होना है, और 18 नवंबर से पहले एक तो सेकंड फेज सामने आ जाएगा, दूसरा ये सामने आ जाएगा, दूसरा मेरा ख्याल है पुतिन और ट्रंप की मीटिंग भी हो जाएगी, शी जिनपिंग और इनकी भी हो जाएगी। दूसरा ये कि पूरी जो पिक्चर है वो खुल के हमारे सामने आ जाएगी, और उस पिक्चर में ये जो सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है, इस वक्त मैंने कम से कम ये तो मैंने सोचा था, ये तो मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि इसको एक दिन बस के नीचे फेंक देंगे इसको, नेतन्याहू को उठा के, लेकिन ये है कि बस में फेंकने से पहले उसके साथ करेंगे क्या, तो वो 2 या 3 स्लाइड्स अगर हम दिखा सकें कि जिन अल्फाज में वो मुखातिब कर रहे हैं, अमेरिकन ऑफिशियल्स ने कहा है कि ट्रंप क्या करेंगे उसके साथ, नेतन्याहू के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं अगर हम दिखा सकें, टाइम्स ऑफ इसराइल ने भी की ये। अब जेरूसलम पोस्ट कह रहा है इफ नेतन्याहू आगे जो जुमला है उसको जो भी पढ़ लें, फ्लावर्स कर लें, अगर उसने एग्रीमेंट के साथ ऐसा किया तो डोनाल्ड ट्रंप उसके साथ ऐसा करेगा, उसने फूल फेंके तो ट्रंप फूल फेंकेगा। ये जेरूसलम पोस्ट की ये ऑफिशियल्स ने उनको, ये टाइम्स ऑफ इसराइल में भी यही लगा हुआ है, यही खबर है, और यही खबर जो है वो TRT तुर्किया ने भी इसी को, पूरी अरब दुनिया में इस वक्त ये बात चल रही है कि प्रेसिडेंट अमेरिकन ने क्या मैसेज दिया है कि अगर प्लेन के साथ कुछ किया तो तुम्हारे साथ क्या होगा। ये तसव्वुर नहीं हो सकता था ये कि कभी ऐसा हो कि इस तरह की सूरत हाल पेश आए। अच्छा, एक साहब हैं जिनका नाम है स्टीफन फैगिन। वो स्टीफन फैगिन जो है, ये जो पूरा एक सिविल मिलिट्री सेंटर जो बन रहा है साउथ ऑफ इसराइल में, जहाँ पर 200 फौजी आ गए हैं और अमेरिका के, और वो सारे सीज फायर को देखेंगे और सारे मामला को देखने के लिए वो आ गए हैं वहाँ पे। तो अब वही वहाँ पर मार्को रूबियो भी गए, और मार्को रूबियो ने वहाँ जाके उनसे मुलाकात की आज। अच्छा, ये जो है ना, इनके बारे में पहले मैं बात कर लूँ कि ये फैगन जो है, स्टीफन फैगन, ये जो सेंटर बना है ना जहाँ मार्को रूबियो जा रहे हैं, जहाँ अमेरिकन फौजी हैं जो, ठीक है ना, जो किरिया गियात के नाम से जो साउथ में, इसराइल के साउथ में, ये जो हैं ये बड़े सीनियर डिप्लोमेट हैं, ये स्टीफन फैगन। और ये स्टीफन फैगन जो है ये यमन में सफ़ीर रहे हैं अमेरिका के, ये इराक में भी रहे हैं, ये इरबिल में भी रहे हैं, इनसे मुलाकात भी हो चुकी है इत्तेफाक से, ये काफ़ी इस्लामाबाद में भी रखे गए, और ये जो है ये ब्रसल्स में भी रहे हैं, बड़े पुराने सफारतकार। ये उस पूरे, ये जो पूरा सेंटर है इसके इसको सिविलियन हेड करेंगे। जो फौजी हैं वो तो ज़ाहिर सेंटकॉम के अंडर आएंगे, लेकिन इसके जो निगरान होंगे वो होंगे ये एक बड़े सीनियर डिप्लोमेट है, बड़े ज़बरदस्त हैं, बड़े ज़बरदस्त ह्यूमन राइट्स और इसके हवाले से बहुत ये इनकी, और ये बाइडेन दौर में भी रहे हैं, उससे पहले, मतलब ये कुछ डिप्लोमेट्स होते हैं ना जो आप कहते हैं कि वो उनको मतलब वो अमेरिका के लिए सिर्फ, मतलब वो ये नहीं है कि डेमोक्रेट्स के हैं, रिपब्लिकन्स के हैं, तो उनको ये अहम जिम्मेदारी जो है प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से दी गई है कि वो यहाँ पे इसराइल में रह के और यहाँ पर जो है वो देखेंगे। अच्छा, अब ये जो सूरत हाल है, इस पूरी सूरत हाल में प्रेसिडेंट ट्रंप का एक और जहन बन रहा है। वो जहन ये बन रहा है उनको एक दावत आई है, और वो दावत उन्होंने काफी हद तक कबूल कर ली है, और वो दावत एक बड़ा तारीख रकम होगी अगर ये हकीकतन प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये कदम उठा लिया। इस वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो अभी ये फाइनल नहीं हुआ कि उनके साथ उनकी एहलिया होंगी, मेलिना होंगी या जैरिड होंगे, या उनके साथ मुमकिन है कि कोई उनके साथ मुख्तलिफ NGOs हों,
मुख्तलिफ उनकी टीम के लोग हों। ये भी मुमकिन है कि उनके साथ जो है वो कुछ अरब ममालिक के, इस्लामी ममालिक के रहनुमा भी एक टीम की सूरत। ये भी हो सकता है कि वो अकेले ही हों और साथ उनके मलीना हों और उनके फैमिली के लोग हों। प्रेसिडेंट ट्रंप गजा का दौरा करने लगे, वो गजा का दौरा करने का सोच रहे हैं और ये दावत जो है उनको फ़लस्तीनी ग्रुप्स की तरफ से गई है, हमास की तरफ से, फ़लस्तीनी अथॉरिटी की तरफ से और ये सारे फ़लस्तीनियों की तरफ से उनसे कहा गया है कि आप गजा का, हम आपको दावत देते हैं कि गजा का दौरा करें। तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये कहा है कि मैं गजा का दौरा करने का सोच रहा हूँ। सही। अब प्रेसिडेंट ट्रंप और तामीर शुरू होने से पहले उन्होंने कहा तामीर बाद में, पहले मैं देखना चाह रहा हूँ कि गजा, ये जो मुझे सब दुनिया के लोग कह रहे हैं कि वहाँ पे तबाही हुई है और वहाँ पे घर गिर गए हैं, स्कूल गिर गए हैं, वहाँ पे बच्चे, मैं इसी सिचुएशन में मैं गजा का दौरा करके वहाँ पे फ़लस्तीनियों से मिलना चाह रहा हूँ, फ़लस्तीनी फैमिली से भी मिलना चाह रहा हूँ और फ़लस्तीन के लोग, और मैं देखना चाह रहा हूँ कि क्या गजा में वाकई ऐसा हुआ है या ये मुझे सिर्फ बताया जा रहा है, सिखाया जा रहा है। क्योंकि जब से जैरेड कुशनर और ये होके गए ना, स्टीव विटकॉफ और सारे लोग गजा से अंदर से होकर आए हैं, तो इन्होंने जो बात की ना प्रेसिडेंट ट्रंप से, प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं कि मैं गजा जाना चाहता हूँ, खुद जाके देखना चाहता हूँ कि वहाँ हुआ क्या है, मतलब इस पूरे दौर में आखिर क्या हुआ है, गजा में वाकई ऐसा हुआ है या ये जो है ये कोई ये क्या हुआ है, तबाही हुई है वहाँ पे। तो प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो न्यूयॉर्क पोस्ट कोट कर रहा हूँ, 25 Trump says, I will visit Gaza, 25th, cause respect for president most important factor in peace deal। इन्होंने उसको मैसेज भेजा नेतन्याहू को कि सदर की, अमेरिकी सदर की तमीज़ करना सीखो और I will visit Gaza। अच्छा, अब ये जो एक बहुत अहम वाकयात इस वक्त, प्रेसिडेंट ट्रंप अगर गजा जाते हैं वहाँ पे, अच्छा उसको उठा के फेंक दिया इन्होंने बस के नीचे, एक और कुछ और लोगों को फेंक दिए बस के नीचे उठा के फेंक दिए। उसमें से एक का नाम है जॉन एकरी, दूसरे का नाम है जॉनी मोर जूनियर, तीसरा है जैक वुड, चौथा है नेटी मोक और पांचवा है ये डेविड बर्के। इन्होंने सब ने मिलके वो गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन बनाई थी। उन्होंने कहा गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन नाम की कोई चीज़ मुझे यहाँ नज़र ना आया। ये अरब ममालिक, इस्लामी मुल्कों और आलमी बरादरी की तरफ से ये गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन का, हमने भी बहुत दफ़ा जिक्र किया इसका कि ये वो है जो कि इसराइल ने खुद वहाँ पे, और इसी में भी पे रिक्रूट किए थे लोग, वो अंदर जाते थे, लाइनों में खड़ा करते थे। ये मनाजिर भूलेगी नहीं, ये दुनिया नहीं भूलेगी। इनको कहते थे लाइन में खड़े हो जाओ। ये हजारों की तादाद में, सैकड़ों की तादाद में फ़लस्तीनी, वो छोटे से वहाँ पे वो तस्वीर अगर याद हो लोगों को, तो वो ऐसे करके लगता था बिल्कुल जैसे कतार में खड़े हुए हैं, और कतार में उनको खड़ा करके और दोनों तरफ जो है वो जंजीरें, वो जो वहाँ पर, और दरमियान में उसके बाद वो गोलियां मारनी शुरू करते थे, और ये लोग उस दरमियान के हिस्से में भाग रहे होते थे। ये खुराक के लिए जमा होते, इनको कहा जाता था यहाँ आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, और फिर उसके बाद में गोलियां चलाई जाती थी। ये गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन, तो गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन जो है उसको तो इन्होंने उठा के साइड पे कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा, हिलाल अहमर, रेड क्रॉस, जो यूरोप की तंजीमें हैं, अमेरिका की तंजीमें हैं, जो कि सारी जो कि एक्टिव हैं बहुत ज़्यादा, हिलाल अहमर को ज़्यादा रोल मिल रहा है। और तुर्किया जो है, तुर्किया, सऊदी अरेबिया, यूएई का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा, क्योंकि यूएई जो है वो हमेशा हॉस्पिटल्स की जो एड पैलेस्टीनियंस की गई है, क्योंकि इस पूरे अरसे में एक दफ़ा कहीं बात हुई, यूएई ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। उन्होंने कहा जी आपने तो इसराइल के साथ ताल्लुकात रखे। उन्होंने कहा ताल्लुकात रखने का फ़ायदा हमें हो रहा है कि हम गजा तक ये इमदाद तो पहुँचा रहे हैं ना इस दौर में, इस वक्त जब ये गजा हर तरफ से उन्होंने बंद किया हुआ है। तो यूएई जो है उनकी मेडिसिन, उनके हॉस्पिटल्स, उनकी सारी, तो अब ये एक ऐसी पिक्चर बन गई है कि जिसमें प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये अल्फाज इस्तेमाल किए नेतन्याहू के लिए, साथ गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन को साइड पे फेंक दी है, साथ कह रहे हैं कि मैं गजा आऊंगा, और साथ ही उन्होंने एक डिप्लोमेट को कर दिया। अब वक्फा लें, और भी बहुत से लोग बस के नीचे
प्रेसिडेंट ट्रंप फेंकने जा रहे हैं। जी जी नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, सिक्योरिटी इदारों की जानिब से मुल्क भर में दहशतगर्दी के खिलाफ जो है मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। आज भी वाक़यात में मुख्तलिफ शहादतें भी हुई हैं। शहादतें हुई हैं आज। पुलिस सीनियर ऑफिसर और सारे ही ऑफिसर, सारे ही पुलिस के, और अभी जवाब में फिर उन्होंने, पुलिस ने भी मारा है दहशतगर्दों को। तो ये तो होगा, रेमिनेंट्स उनके हैं, इनकी बस बाहर से सपोर्ट इनकी बंद हो जाए, जो सप्लाई इनकी चेन है उस पर हाथ पड़े, तो फिर ये उसके बाद कितनी देर ये लड़ेंगे, क्या करेंगे। तो इस तरह के वाक़यात पेश आ रहे हैं, शहादतें भी हो रही हैं, लेकिन इनको मारा भी जा रहा है। अब ये फितना ख़वारिज कहा जाए या जो भी इनको नाम दिया जाए, बेसिकली दे आर हार्ड कोर क्रिमिनल्स, ठीक है। तो ये अब शहादतें पुलिस की, अभी देखिए आगे मामला कैसे जाते हैं। बेहतरी की तरफ जाना चाहिए, पूरी दुनिया चूंकि सुकून की तो जारी है। इंपॉर्टेंट बात एक तो मैंने बात की कि प्रेसिडेंट ट्रंप गजा आने का सोच रहे हैं। दूसरी मैंने बात की कि गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन के सारे उन्होंने उठा के बस के नीचे फेंके। तीसरा, नेतन्याहू के बारे में जो ज़बान इस्तेमाल हुई है, आप तसव्वुर करें कि कोई अमेरिकन प्रेसिडेंट इस तारीख में, अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है वो ये ज़बान इस्तेमाल करे इसराइल के प्रेसिडेंट के लिए कि अगर पीस प्लान को के साथ कुछ हुआ तो तुम्हारे साथ ही होगा। वो अब एक डेड मैन वॉकिंग है, ठीक है। और वाशिंगटन ने अमलन ये सारा जो कंट्रोल था इसराइल की फ़ौज का, इस ये जो सेंटर है इंटरनेशनल सीज़फायर कमांड सेंटर, इसको जिसको दे दिया है ये डिप्लोमेट जो स्टीफन फैगन की निगरानी में, तो अमलन सारा कंट्रोल कर लिया। अमलन सारा कंट्रोल वाशिंगटन ने कर लिया है इसराइल की मिलिट्री को। अब जो भी कुछ है वो प्रेसिडेंट ट्रंप उधर इस्लामी मुल्कों के, उधर तुर्किया जा रहा है, उधर कतर है, इजिप्ट है, पाकिस्तान मुमकिन है उसमें हो, उसमें दुनिया की फौजें आ रही हैं इस्लामी मुल्कों की। अच्छा, कोई यूरोप या वो के जो हैं सिर्फ NGOs वगैरह वहाँ से होंगी, बाकी जो हैं वो सारे इस्लामी और अरब ममालिक, वो सारे वहाँ गजा में, और यहाँ पे ये हैं। तो मुझे बताएं कि वो फिर कैसे, जो भी, तो ये बिल्कुल ठंडा कर दिए इसराइल की फौज। और ये उसके बाद 30 सेकेंड उनका जो कह रहा है ना, वाशिंगटन टेक्स चार्ज। अब ये सीज़फायर कमांड सेंटर को चार्ज ले लिए, संभाल लिया। अब देखिए ना, जिस जगह उनके अमरीकी नायब सदर जिस जगह का दौरा करें, ये इसराइली फौज के हेडक्वार्टर का दौरा तो नहीं कर रहे तल अवीव में, ये वहां तो नहीं जा रहे, ये इस जगह जा रहे हैं ना, ये किरियत गात में तो दौरा कर रहे हैं ना। कौन सा इसराइल का हेडक्वार्टर, सारी इसराइली फौज यहाँ आई हुई है। तो यहाँ पर ये अमेरिकन है ना, यहाँ पर अमेरिकन हैं, बरतानिया के लोग भी आ गए हैं, और कुछ जो कुछ मुल्क ऐसे हैं जो उस तरफ भी होंगे जिनके ताल्लुकात हैं इसराइल के साथ या अमेरिका, उन्होंने कहा हम इधर भी बैठेंगे उधर भी बैठेंगे, कोऑर्डिनेट आपस में करते रहेंगे बैठ के। एक दो मुल्क ऐसे भी हैं। तो फिर ये तो बिल्कुल यहाँ से पकड़ लिया ना। और अल जज़ीरा ने उसके ऊपर आज बड़ा एक जो है वो इंटरेस्टिंग, उसने अल जज़ीरा ने एक पीस लिखा है और सुर्खी बड़ी अच्छी लगाई है, 33rd एनालिसिस अमेरिका's 51st स्टेट। असल में 51st स्टेट जो है अमेरिका का जो बच्चा जमूरा था वो ये है। अल जज़ीरा ने जो ये आ रहा था, कनाडा नहीं, ये है बच्चा जमूरा। US प्रेशर्स कम्स टू बियर ऑन इसराइल। अब तबीयत साफ होने जा रही है इसराइल की, क्योंकि वो अपने बच्चे जमूरे को उन्होंने पकड़ लिया है। अच्छा, अब ये है कि ये तो दो चीज़ें हो गई यहाँ पे। ये मैं आपको बताऊं कि प्रेसिडेंट ट्रंप ये यूक्रेन की जंग खत्म करवाएंगे, यूक्रेन की जंग प्रेसिडेंट ट्रंप खत्म करवा देंगे। तो उसकी वजह ये है कि एक तो टॉमाहॉक देने से इनकार कर दिया, उन्होंने कहा चलाने नहीं आते, यूक्रेन के लोगों को चलाना नहीं आता, बड़े 2 साल लगेंगे टॉमाहॉक चलाने में। बाकी वो जो दूसरे उनके हैं जो फ्रांस और बरतानिया, वो तो पहले भी चला रहे थे। और 140 बिलियन के ऊपर आज जो है वो जो ये था कि पैसे फ्रीज कर दिए गए हैं रशिया के, और वो पैसे जो है उनमें से यूक्रेन की मदद की जाएगी वगैरह वगैरह वगैरह। मैं 16 कोट कर रहा हूँ, रेडियो फ्री यूरोप, EU फेल्स टू रीच डील टू यूज फ्रोजन रशियन एसेट्स। बेल्जियम उसमें से पीछे हट गया, तो वो पैसे जो हैं वो रशिया के पैसे होते रहेंगे। तो बात सारी ये है कि ये
अब जो है वो और ये कीव इंडिपेंडेंस 17 ईयू लीडर्स डिले यूक्रेन लोन यूजिंग रशियन एसेट्स, बेल्जियम पीछे हट गया। तो वो पैसे भी अपनी दे रहे और उधर जो है वो प्यूटिन के लिए भी उन्होंने कुछ सख्त जबान इस्तेमाल नहीं की। एक अजीब बात है कि रशिया की तरफ से भी सख्त जबान इस्तेमाल नहीं हुई। रशिया ने भी कहा है कि अच्छा जी वो ऐसा है कि हमारी तो मुलाकात होगी प्रेसिडेंट प्यूटिन से, प्यूटिन की मुलाकात भी होगी। शी जिनपिंग से अब देखें ना कैसे सख्त उनके बात चल रही थी और मुलाकात होने जा रही है टेररिस्ट पे। और आप भी देखें कि उनको पता है कि नॉर्थ कोरिया और रशिया के क्या ताल्लुकात हैं और नॉर्थ कोरिया कहाँ लड़ा है आके, नॉर्थ कोरिया कहाँ लड़ा है, नॉर्थ कोरिया यूरोप से लड़ा है और नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट से मिलने जा रहे हैं वो अभी तक जो तैयारियां हो रही हैं, और शी जिनपिंग से मिल रहे हैं। इन मुल्कों के दरमियान कितने इख्तलाफात हों, कितनी ही लेकिन एक दूसरे से मिलते इंगे जरूर करते हैं। इंडिया को चाहिए कि पाकिस्तान को ये अपना सार्क और ये सारा जो इलाका था, मतलब हम तो गुजारिश कर सकते हैं इस पूरे रीजन के साथ वो एक मामला ठीक करके बाकी आसियान के साथ, दुनिया के साथ इंगेज, ये अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि उसकी वजह ये कि बड़ी अजीब, हमारे सर पे बंदूक ना रखो, फिर वो उधर से देखें ना। अब वॉशिंगटन पोस्ट में इस वक्त इतनी बड़ी स्टोरी कहाँ है, तो बाइडेन दौर है तो वो अदानी ग्रुप पे अभी तक ये स्कैंडल, इसका मतलब है इतना बड़ा स्कैंडल वॉशिंगटन पोस्ट ने दिए कि अदानी ग्रुप को 3.9 बिलियन दिए। तो मोदी सरकार अब कैसे वहां पर आगे, देखें बात यह कि किसी ना किसी ने तो आगे लेके चलना है ना, इतना बड़ा मुल्क है। तो कैसे होगा कि अगर आप शी जिनपिंग से भी नहीं मिल रहे, आप जो है वो पाकिस्तान से भी आपके मसले हो गए हैं, उधर वो नेतन्याहू भी ट्रक के नीचे फेंक दिए, यानी दुनिया का एक ही मुल्क नेतन्याहू को सपोर्ट कर रहा था इस कत्लेआम में। मुल्क नहीं, क़यादत, मुल्क तो उनके लोग, हजारों लाखों लोग ऐसे हैं जो वहाँ पर फ़लस्तीन के गज़ा के लिए आवाज़ उठा रहे थे। तो मैं पूरे भारत को कभी उसमें इंक्लूड नहीं करता, लेकिन मैं कहता हूँ कि ये कैसे पॉसिबल है कि ये प्रेसिडेंट ट्रंप से भी नहीं मुलाकात हो रही, शी जिनपिंग से भी नहीं हो रही, प्यूटिन का ऑयल बंद करने सारी पाबंदियां लगी हैं तो ऑयल इधर बंद होने जा रहा है। तो ये कैसे मामला आगे चलेगा, और फिर वो आसियान समिट पे भी नहीं जा रहे। अच्छा, प्रेसिडेंट ट्रंप जो है पहले अमेरिकन प्रेसिडेंट है किसी साउथ ईस्ट एशियन कंट्री का दौरा कर रहे हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। और वो मलेशिया में उनके आने की तैयारी हो रही है और आसियान मुल्क, एक नया मुल्क शामिल हो रहा है। साथ ही वो अच्छा एक फटा चल रहा है वहाँ पे कि म्यांमार को बुलाए ना बुलाएं, वो उस पर इशू है, लेकिन बुला भी लेंगे तो प्रेसिडेंट ट्रंप को कोई इतराज़ नहीं होगा। लेकिन ये कि उनकी अपनी ज़ाहिर है साउथ जो आसियान उनकी अपनी पॉलिसीज़ हैं, लेकिन ज़्यादा मुल्क चाहेंगे कि हम जाएँ इस वक्त। और शी जिनपिंग से उनकी मुलाकात बड़ी स्ट्रांग होगी। अब देखें कहाँ वो टैरिफ्स पे और इस पे और उस पे सारी बात करें। जो कनाडा के साथ उनके मामला ख़राब हो रहे हैं ना, मैंने आपसे कहा एक तासुर उसमें कुछ रशिया का जो कुछ लोकल मीडिया है उनका, वो ये कह रहा है कि ये रशिया को और चाइना को प्रेसिडेंट ट्रंप ने फेवर दिया कि कनाडा के ऊपर उन्होंने टैरिफ लगाए हैं और कनाडा जो है वो जवाब में अब दूसरे मुल्कों का रुख कर रहा है। मैं आपको सिर्फ ये बता दूं, ये मैं आपको सिर्फ बताऊं कि ये 6th प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी सेज कि कनाडा विल डबल इट्स नॉन यूएस एक्सपोर्ट्स। अब ये इस पे आप ध्यान में रखें कि कहाँ से नॉन यूएस एक्सपोर्ट्स होंगी, चाइना, कनाडा, अरब ममालिक, आसियान, यहीं से होंगी ना नॉन यूएस। तो नॉन यूएस की तरफ जो है वो ये जो बात की है उन्होंने, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और ये दोबारा इसको आप अगर पढ़ें तो आपको इसमें समझ आएगा कि वो जो कनाडा है ना, वो कनाडा बड़ा मुल्क है और कनाडा की लीडरशिप भी बड़ी पॉपुलर, ज़बरदस्त है। तो वो दूसरे मुल्कों के साथ उनके दरवाजे खोलने के लिए प्रेसिडेंट ट्रंप ने तो ये नहीं कर दिया कि वो मजबूर हो के दूसरे मुल्कों की तरफ जा रहे हैं और वहाँ जाकर वो अपनी, क्योंकि उन्होंने नॉन यूएस जो है ना वो डबल करने की बात की है और उन्होंने कहा है कि मैं 2035 तक जो नॉन यूएस एक्सपोर्ट्स हैं उनको मैं डबल करके वहाँ तक ले जाऊँगा। तो नॉन यूएस सपोर्ट या तो शर्म शेख में थे वो, या वो आसियान में आ रहे हैं, या वो ये कि चाइना से मिलने जा रहे हैं, ठीक है ना, या वो आर्कटिक के अंदर वो पूरा जो सिलसिला इधर कनाडा है और इधर जो है वो प्रेसिडेंट ट्रंप की बातचीत हो रही है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं
और 18 तारीख तय हुई है सऊदी वली अहद वज़ीर आज़म की वाशिंगटन से, उससे पहले बहुत कुछ तय हो जाएगा। मरवान बरगूती के अलावा भी नाम चले गए हैं जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने कन्वे कर दिए हैं। उसमें अब्दुल्ला बरगूती भी हैं, उसमें अहमद सादात भी हैं, उसमें हसन सलामा भी हैं। वो सारे कैदी जिनको रिहा करने से इनकार कर दिया था नेतन्याहू ने, वो सारे रिहा हो रहे हैं। और एनेक्सेशन के ऊपर तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि मगरबी किनारे की तरफ, उसी पे तो बात की उसने, उन्होंने कि तुमने बिल मंजूर करवाया तो ऐसा करोगे, ऐसे फ्लावरिंग करोगे तो जवाब में ऐसी फ्लावरिंग होगी। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, के साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। जी डॉक्टर साहब। अपना दोस्तों रिश्तेदारों को के लूँगा, सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।